हेलो डियर स्टूडेंट, आउटनेट की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से लाइव आ जाइए, फटाफट स्टार्ट करते क्लास। यस, मैं बहुत भागते हुए आ रही हूँ एंड बारिश से परेशान हूँ, तो थोड़ा सा डिले हुआ है क्लास में, प्लीज मैनेज कर लीजिए। स्टार्ट करेंगे क्लास बिना किसी और बातचीत के, ठीक है? जल्दी से, मैं 10 सेकेंड्स और वेट करूंगी, उसके बाद फटाफट से क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी गाइस। लक्ष्मी, मोहन, अनन्या, अभी, राजगुप्ता, बादल, गुड इवनिंग टू यू एवरीवन। जल्दी से आ जाइए, जल्दी फटाफट से। आज मैं बिल्कुल भी वेट नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं एसी के नीचे अगर आधे भीगे हुए खड़ी और रहूंगी तो बीमार हो जाऊंगी। तो इससे अच्छा है कि मैं आप लोगों को जल्दी से चीजें पढ़ा करके क्लियर करूं, ठीक है? जल्दी फटाफट से, ओके, जल्दी 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 फटाफट। 5 सेकेंड और बचे हुए हैं, आना है, फटाफट से आओ। गाइज लेट मैं इस वजह से हो गई क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है और मैं बहुत ज्यादा पानी में फंस चुकी थी, ठीक है? उसके बाद भी मैं भागते हुए आई हूँ। साक्षी, परेशान नहीं हूँ, दौड़ते हुए आई हूँ, इस वजह से ऐसी हालत है। जल्दी जल्दी, 8 बजे लाइव हो जाती है आपकी क्लास, ठीक है? ओके, अब मैंने बहुत वेट कर लिया आप लोगों का। स्टार्ट करेंगे क्लास आपकी, एंड आई थिंक ये वाली स्लाइड हमारी नहीं है, ठीक है? तो हम चेंज करेंगे, तब तक आप थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है? ओके ओके ओके, क्या ये यही स्लाइड है? ओके फाइन, चलो बिना डिले किए स्टार्ट करते हैं। ओके, और मेरी सांस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रही है, प्लीज मैनेज। मैं बहुत ज्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगी, बहुत आराम से पढ़ाऊंगी और आपको भी आराम से थोड़ा मेरा साथ देना है, सिर्फ आज के लिए, ठीक है? ओके, ये हमारा चैप्टर प्रोग्रेस, यानी इस तरीके से हम अपना सिलेबस खत्म करेंगे, ठीक है? यहाँ पर हम इसी तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं अपने इस चैप्टर की, जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब देखो, सीधी सी बात है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने कल की क्लास में नर जनन तंत्र कवर कर लिया है, आज की क्लास में मादा जनन तंत्र कवर करेंगे, ओके? ठीक है, चैप्टर दोबारा नहीं है काजल, ये जो चैप्टर है ये 90 डे सीरीज में है भाई। क्या आप सो के उठ रहे हो? हाँ, चलो ठीक है, हमने आपको बताया। अच्छा, आज मैं कम बातें करूंगी, पहले ही बता दे रही हूँ, सिर्फ पढ़ाई, ठीक है? क्योंकि तबीयत खराब हो जाएगी मेरी। स्त्री जनन तंत्र की अगर हम बात करें, इसको अंग्रेजी में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है? प्राथमिक और मुख्य जनन अंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये बनाते हैं भाई युग्मक। युग्मक क्या होता है? अगेन जनन कोशिका होती है जो जनन में भाग लेती है। अब क्योंकि हम स्त्री के युग्मक की बात कर रहे हैं, यानी स्त्री का जो युग्मक होगा उसे हम अंडाणु बोलते हैं। ये अंडाणु कहां पर बनेगा? अंडाशय में। कल की क्लास में हमने आपको बताया था, जहां पर भी युग्मक बनते हैं उन्हें हम कहते हैं प्राथमिक अंग। क्लियर है? ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राथमिक अंग कहते हैं। तो अंडाशय यानी कि ओवरी हमारा क्या हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राथमिक अंग, जो कि युग्मक अंडाणु बनाने का काम करेगा। एक और चीज, ये होते हैं एक पेयर में, यानी अगर गणित स्ट्रॉन्ग है आपकी, मतलब संख्या में 2। ठीक, क्लियर है? ये है स्ट्रक्चर जिसमें हमें आपको दिखाना है कि भाई ओवरी कहां पर स्थित है। ये जो रचना देख रहे हो दोनों तरफ, ये है ओवरी यानी कि अंडाशय। ठीक है, क्लियर? फटाफट से क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड चुपचाप बैठ करके पढ़ाई करो। ओके, अब ये जो प्राथमिक या मुख्य सहायक अंग है जिसमें मादा युग्मक यानी जनन कोशिका यानी अंडाणु बन रहे हैं, उसका नाम है अंडाशय। पेयर में होते हैं, संख्या में 2 होते हैं। अगेन
द्वितीयक सहायक अंग यानी कि ये हेल्प करते हैं प्रजनन की क्रिया में, ठीक है। जैसे कि हमने नर जनन तंत्र में सहायक अंग पढ़ा था, वैसे ही मादा जनन तंत्र में भी सहायक अंग होंगे, जो कि होती है अंडवाहिनी, गर्भाशय, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। ओके, कोमल क्लास का टाइम आपका चेंज हुए 1 हफ्ता हो गया है, ठीक है। तो 1 हफ्ते से क्लास चेंज है। ओके, क्या हालत हो गई है मेरी, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे द्वितीयक सहायक अंग, यानी कि ऐसे अंग जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे उसके बारे में पढ़ना, ठीक है। उसके पहले हम प्राथमिक अंग पढ़ करके खत्म करेंगे, ठीक है। एक और चीज देखो, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, ठीक है, ये भी जनन तंत्र का भाग होती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी रिप्रोडक्शन में सहायक है, ठीक है। तो आपको अगर कभी पूछ ले कि क्या ये हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे, तो आप बोलोगे बिल्कुल पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी की लाइन पूरी की पूरी छापी हुई लिखी है कि जनन तंत्र के सभी अंग में एक जोड़ी मेमोरी ग्लैंड होती है और ये भी हमारे सहायक जनन अंग में शामिल होती है। क्लियर है? क्लियर है भाई? जल्दी बताओ, आप बात मेरे से बात कर लो, मैं इतने परेशानी से आप लोग को पढ़ाने आई हूं, तो आप मुझसे बात करिए, आपस में बातें नहीं। जल्दी। क्लियर? ओके अर्चना, क्लियर स्तुति, ठीक है, ओके। अब देखो, ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पर आपको बताया कि 2 प्रकार से हम इनको बांट करके पढ़ेंगे, प्राथमिक अंग और सहायक अंग। ये जो गोला गोला रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये होते हैं अंडाशय। यहाँ पर भी वही वाला सेम सीन है, संख्या में 2, बाकी के अंग सहायक कहे जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो, प्राथमिक या मुख्य अंग की बात करें, जिसे हम अंडाशय कह रहे हैं, ओवरी कह रहे हैं, कह रहा है एक जोड़ी होते हैं, यानी संख्या में होंगे 2, ठीक है। अंग्रेजी में इसको ओवरी कहते हैं, भूलना मत, ठीक है। कह रहे ये जो अंडाशय है, ये थोड़े ब्राउनिश कलर के दिखते हैं और उदर गुहा में स्थित होते हैं, यानी पेट के अंदर ये क्या होंगे, स्थित होंगे। पेट वाला पोर्शन क्या, आमाशय नहीं, पेट वाला पोर्शन यानी कि उदर वाला पोर्शन, जो आपकी चेस्ट के नीचे वाला पोर्शन है, ठीक है, उसके बिल्कुल नीचे स्थित होगा ये अंडाशय। कैसे कलर का है, ब्राउनिश कलर का। अब देखो, लंबाई चौड़ाई नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग को लंबाई चौड़ाई बहुत जानना होता है, ठीक है। अंडाशय 2 से 4 सेंटीमीटर लंबी और चौड़ी होती है 1.5 सेंटीमीटर और मोटी कितनी होती है, 1 सेंटीमीटर। तो ये याद कर लेना क्योंकि आपकी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अगेन, जो स्त्री युग्मक है, यानी ये जो जनन कोशिका है, आपको इतना तो पता होगा, मादा में जनन कोशिका होता है अंडाणु, ये यहीं पर बनते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स भी यहीं पर बनते हैं, जिसे अंडाशयी हार्मोन कहते हैं। क्लियर? कौन सा हार्मोन कहते हैं, अंडाशयी हार्मोन कहते हैं। अब देखो, अंडाशय श्रोणि भित्ति और गर्भाशय से लिगामेंट्स के द्वारा जुड़ी रहती है। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अंडाशय श्रोणि भित्ति का मतलब कमर के नीचे वाला पोर्शन, वहां से गर्भाशय के साथ साथ जुड़ी होती है एक लिगामेंट यानी स्नायु बंध के साथ। क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज इसको समझिए। मैंने अभी क्या क्या चीजें देखी, स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है, ब्राउन कलर का होता है, उदर गुहा में स्थित होता है, ठीक है। लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है, पढ़ लो। फिर हमने कहा ये जो अंडाशय है जनन कोशिका यानी अंडाणु बनाने का काम करेगा, साथ साथ हार्मोन्स भी बनाता है। ये श्रोणि के साथ साथ हमारे गर्भाशय के बीच में एक स्नायु बंध के द्वारा जुड़ा होता है। इतनी चीजें क्लियर है?
जल्दी बताओ फटाफट से। सबीना खातून क्लियर है? यस अर्चना क्लियर? निशा ओके। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखी हुई है, कह रहा है अंडाशय की अगर हम बात करें तो अंडाशय की जो बाहरी परत होगी ये वाली परत। अच्छा ध्यान से देखो, हमने एक अंडाशय को बता दिया मतलब दूसरा अंडाशय भी उसी तरीके का है, ठीक है। तो अंडाशय की जो बाहरी परत है वो होती है उपकला उतक की बनी हुई, ठीक है। बाहरी परत अंडाशय की उपकला उतक की बनी होती है। अब ध्यान से देखो, ये जुड़ी होती है किससे? अंडाशय पीठिका। अंडाशय पीठिका क्या है भाई? ये अंदर जो कुछ भी चीजें भरी हुई हैं वो होती है स्ट्रोमा यानी कि अंडाशय पीठिका, ठीक है। इसी अंडाशय पीठिका से जुड़ा हुआ है ये उपकला उतक। अब ध्यान से देखो, कह रहा है ये अंदर जो भरा हुआ लिक्विड है इसमें दो भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होंगे? एक भाग होता है जिसे हम बोलते हैं वल्कुट या फिर कॉर्टेक्स, और दूसरे भाग को हम बोलते हैं मध्यांश या मज्जा, ठीक है। वल्कुट जो होता है ये परिधि यानी किनारे के क्षेत्र पर होता है और मध्यांश अंदर के क्षेत्र पर पाया जाता है, ठीक है। इतनी चीज समझ में आ रही है। अंडाशय की बाहरी परत को एक उपकला उतक ने घेर रखा है, उसके अंदर जो कुछ भी भरा हुआ है उसे हम स्ट्रोमा कह रहे हैं। इसके दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स किनारों पर होते हैं, मेड्यूला अंदर की तरफ होता है। डन डन ओके जल्दी बताओ। यस निशा, यस जहरा, क्लियर निशा? ओके ठीक है, इतनी चीज समझ में आई। आगे बढ़े फटाफट से। क्लियर है? ठीक है करण? ओके। अब देखो अंडाशय में उतना ही पढ़ना था हमें, क्योंकि युग्मक निर्माण हम कल की क्लास में पढ़ेंगे युग्मक जनन में, ठीक है। अंडाशय में हमने क्या क्या चीजें पढ़ी, एक बार क्विक रिवीजन। अंडाशय में हमने पढ़ा कि भाई एक जोड़ी होता है, ब्राउनिश कलर का होता है, ये युग्मक बनाता है जिसे अंडाणु कहते हैं, साथ ही साथ हार्मोन्स बनाएगा। फिर हमने बोला कि ये जो अंडाशय है ये अंडाशय श्रोणि क्षेत्र और गर्भाशय से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा हुआ है, ठीक। फिर हमने आपको बताया कि अंडाशय की बाहरी जो लेयर होगी उसको हम कहते हैं उपकला उतक की बनी हुई लेयर। इसके अंदर जो भरा है उसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा के दो भाग होते हैं, कॉर्टेक्स और मेड्यूला। कॉर्टेक्स किनारों पर और मेड्यूला आंतरिक सतह पर पाई जाती है। क्लियर हो गई बात? ओवरी क्लियर अनन्या? वेरी गुड। अब हम सहायक अंग की तरफ बढ़ेंगे और सहायक अंग में पहला अंग है हमारा अंडवाहिनी, जिसे ओविडक्ट या फैलोपियन नलिका, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ये सारे नाम याद कर लेना, ये सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है डिंब वाहिनी, अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका एक ही बात है, ठीक है। ये एक ही चीज को कहते हैं हम। इसको अगर एग्जाम में तीनों में से कोई भी आएगा तो आप फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी और डिंब वाहिनी एक ही लिख कर आओगे, ठीक। बहुत इजी है, ध्यान से देखो। हमने एक तरफ के अंडाशय को बस दिखाया है, ठीक है, ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर नहीं लगाया क्योंकि हमें अंडवाहिनी के बारे में पढ़ना है, ठीक। हमने आपको बोला था कि हमारे पास है दो अंडाशय, हम यहाँ पर एक अंडाशय को पढ़ा रहे हैं, दूसरे साइड भी सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम अंडाशय कह रहे हैं, ठीक है। इस अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है एक नली नुमा संरचना। देखो ये अंडाशय है और यहाँ का थोड़ा सा गर्भाशय वाला स्ट्रक्चर लगा हुआ है, ठीक है। अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम करता है ये वाली नलिका, और ये जो नलिका है इससे ही हम फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। क्लियर हो रही है बात? इसको ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ठीक है। अब एक जोड़ी होती है ये भी, क्योंकि अब आप एक बात बताओ, अंडाशय दो है, इसको पकड़ने का काम दो नलिकाएं ही करेंगी, क्योंकि एक नहीं पकड़ेंगे तो भाई
वेस्टेज है। तो हमें क्या करना है, 2 अंडाशय को पकड़ने वाली नलिका 2, जिसे हम अंडवाहिनी, डिंबवाहिनी या फैलोपियन ट्यूब नाम देते हैं। तो ये भी संख्या में क्या होती है, 1 जोड़ी यानी कि 2 होंगी। भाई पेशीय है, नलिकाकार है, यानी कि पेशी की बनी हुई है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, संख्या में 2 होती है और इनकी लंबाई यहां पर याद कर लेना, ये होती है 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी। क्या कर रही हैं, अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ने का काम कर रही हैं। क्लियर, क्लियर है? आपस में बात कर लो और मुझे बीमार कर दो, है ना। मैं चिल्लाऊं, मैं पूछूं, आप लोग ना बताओ और मैं बीमार हूं यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है? चलो, कह रहा है ये जो अंडवाहिनी है यानी फैलोपियन ट्यूब है, हमने समझा कि भाई लंबी है, ट्यूब जैसी है, पेशीय है, नली जैसी संरचना है, संख्या में 2 है, अंडाशय को गर्भाशय से कनेक्ट करने का काम कर रही हैं, लेकिन इसके 3 भाग होते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, तो अंडवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब या डिंब वाहिनी के कितने भाग होते हैं भाई साहब? 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? कीपक, तुम्बिका, संकीर्ण पथ यानी इस्थमस। ध्यान से देखो, ये जो फैलोपियन ट्यूब है जब ये अंडाशय के पास आएगी तो ये कीप नुमा संरचना में बन जाती है। यहाँ पे देखो, बाकी जगह पर ट्यूब जैसी है, यहाँ पर ये कीप जैसी हो गई है। ठीक है, और ये कीप जैसी संरचना को हम नाम देते हैं इनफंडिबुलम, और यहीं पर छोटे छोटे फिम्बरी पाए जाते हैं जो पकड़ने का काम करते हैं इसी अंडाशय को। पहला भाग क्लियर हो रहा है? फैलोपियन ट्यूब का अंतिम वाला हिस्सा कीप नुमा संरचना में अंडाशय के पास रहता है, जिससे फिम्बरी निकली होती है जो इसको होल्ड करने का काम करेगी। इस संरचना को इनफंडिबुलम या कीपक नाम देते हैं। पहला पार्ट डन। ठीक है, दूसरा पार्ट है तुम्बिका। अब ध्यान से देखो, ये जो संरचना है, ये नलिका, इस नलिका को हम बोलते हैं तुम्बिका। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन यहीं पर होता है, जब आगे हम फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे तब बताएंगे। ठीक, तो बीच वाला जो भाग है फैलोपियन ट्यूब का, उसे हम एम्पुला या तुम्बिका कहते हैं। तीसरा जो भाग होता है वो है इस्थमस यानी संकीर्ण पथ। अब ध्यान से देखो, गर्भाशय के पास ये जो नली है थोड़ी सी पतली सी हो गई है। ठीक है, ध्यान से देखो, एक सेकेंड। ठीक है, हमने बोला पहली जो भाग है वो है कीप जैसी और इसमें लगी हुई है फिम्बरी। ठीक है, इसको हमने नाम दिया इनफंडिबुलम या कीपक। दूसरा जो भाग है उसे एम्पुला कहते हैं और यहां से बीच वाला जो क्षेत्र है ये होता है एम्पुला। ठीक है, तीसरा भाग जो होता है उसे इस्थमस कहते हैं और ये गर्भाशय के पास सकरी नली बना देती है। ध्यान से देखो, गर्भाशय के पास आके ये पतली हो गई है, इस एरिया को हम इस्थमस कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। डन? क्लियर है? ओके, अब हमने क्या किया है, हमने अंडाशय पढ़ा, फैलोपियन ट्यूब पढ़ा। अब हम फैलोपियन ट्यूब जहां पर जुड़ रही है गर्भाशय उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो गर्भाशय को अंग्रेजी में यूटेरस कहते हैं और याद रखना, नहीं याद होता लोगों को। कह रहे इसका आकार नाशपाती को उल्टा रख दो तो वैसा दिखता है। ठीक है, नाशपाती देखा है, उसको उल्टा रख दो तो उस आकार का गर्भाशय होता है। ध्यान से देखो, क्या हमें नाशपाती जैसा ये दिख रहा है? ये है गर्भाशय। ठीक है, तो नाशपाती को उलट दो, गर्भाशय का थोड़ा बहुत संरचना समझ में आ जाएगा। कह रहा है भाई अभी तक हम 2-2 चीज पढ़ रहे थे, 2 अंडाशय, 2 फैलोपियन ट्यूब, लेकिन गर्भाशय एक ही होता है। ठीक है, दोनों तरफ का अंडाशय, फिर फैलोपियन ट्यूब, एक
थैली जैसे स्ट्रक्चर में आकर के खुलता है, जिसे हम गर्भाशय यूटेरस नाम देते हैं। संख्या में कितना है? 1 है, ठीक है। इसको बच्चादानी या वुम्ब भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या? बच्चेदानी भी कहते हैं, ठीक है। ये श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। याद आ रहा है? एक और चीज श्रोणि भित्ति से गर्भाशय के साथ लिगामेंट द्वारा जुड़ी थी, जिसको हम अंडाशय कह रहे थे। लेकिन ये जो गर्भाशय है, ये कमर वाले एरिया में हमारे क्या होती है? कनेक्ट होती है लिगामेंट के द्वारा। अगेन ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये जो गर्भाशय है, इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये तो हम जब आफ्टर फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब बताएंगे। गर्भाशय नासपाती के उल्टे नासपाती जैसा दिखता है। गर्भाशय थैलीनुमा संरचना है, संख्या में 1 होती है, श्रोणि भित्ति से लिगामेंट द्वारा जुड़ी होती है। इसे बच्चेदानी, वोम्ब, यूटेरस ये सब नाम देते हैं, ठीक है। ये जो गर्भाशय है नीचे की तरफ थोड़ी सी पतली हो जाती है, ध्यान से देखो। ये ऊपर थैले जैसा है, नीचे थोड़ा सा यहाँ पर पतला हो गया है। इसको हम कहते हैं सर्विक्स यानी कि ग्रीवा, और ग्रीवा बाहर की तरफ जो खुलती है उसे वेजाइना यानी योनि नाम देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है ये जो गर्भाशय है ये बाहर की तरफ एक पतली नली में खुलती है जिसे ग्रीवा कहते हैं, और उसके बाद आउटर जो इसकी ओपनिंग होगी उसको हम योनि यानी वेजाइना कहेंगे, ठीक। अब एक और चीज, ये जो ग्रीवा है इसकी नली को हम नाम देते हैं ग्रीवा नाल। ग्रीवा की जो नली है उसको ग्रीवा नाल कहते हैं या सर्वाइकल नाल कहते हैं। ये जब योनि के साथ मिलती है तो एक लंबी सी नली वाली संरचना बन जाती है। इसको हम जन्म नाल या बर्थ कैनाल कहते हैं। यहीं से बच्चा पैदा होता है। क्लियर हो रही है बात? मैंने क्या बताया? यूटेरस उल्टे नासपाती जैसा स्ट्रक्चर है। यूटेरस 1 होता है जिसे गर्भाशय, बच्चेदानी, वोम्ब नाम देते हैं। यहीं पर बच्चा आकर बड़ा होता है, ठीक। बच्चा नहीं, भ्रूण कहेंगे क्योंकि अब हम 12th में पहुंच गए, ठीक है। ये जो गर्भाशय है श्रोणि भित्ति से लिगामेंट के द्वारा जुड़ा है। गर्भाशय का निचला जो स्तर है वो पतली नली में खुलता है जिसे ग्रीवा कहते हैं, और ग्रीवा एक और पतली नली में खुलेगी जिसे हम योनि कहेंगे, ठीक है। ग्रीवा की नली को ग्रीवा नाल कहते हैं, और योनि से जब ये मिलती है तो एक लंबी नलिकाकार संरचना बनती है जिसे हम बर्थ कैनाल या फिर जन्म नाल कहते हैं। यहीं से किसी बच्चे का जन्म होता है। क्लियर हो रही है बात? आपस में बातें, सिर्फ आपस में बातें। क्लियर गाइस? ओके सौरभ, काजल रिवीजन नहीं चल रहा है। काजल प्लीज, इतने सवाल पेपर में, कल्पना पेपर में ज्यादा चांसेस है मादा जनन तंत्र आने का, ठीक है। आज दोनों सकता, मैं ये नहीं कह रही पुरुष जनन तंत्र नहीं आएगा, लेकिन ज्यादा चांसेस मादा जनन तंत्र के आने का है, ठीक है। क्लियर है रीता? ओके। आदित्य क्लियर? आकाश ओके। अंकित, निशा, अनुज, वेरी गुड गाइस, ठीक है। तो यहां तक मैं डन समझ रही हूं। अब देखो हमने क्या बोला, ये स्ट्रक्चर है ओवरी, ठीक है। इमेजिन करो, मैं ये नहीं कह रही हूं ये स्ट्रक्चर है ओवरी, मैंने कहा कि एक स्ट्रक्चर ओवरी हो गई जिससे हमें क्या मिल रहा है? जनन कोशिका। फिर 2 नलिकाकार संरचना गर्भाशय में आकर के थैलीनुमा संरचना में खुल रही है जिसे गर्भाशय कह रहे हैं। गर्भाशय का मुख जो है वो ग्रीवा है, और ग्रीवा के नीचे है योनि वाला एरिया। ये दोनों आपस में मिलकर के बर्थ कैनाल बनाते हैं, यानी हमारा पूरा का पूरा द्वितीयक जनन अंग भी खत्म हो गया। इतना ही पढ़ना था। अब ध्यान से देखो, ये जो गर्भाशय है, अगर हम इसके अंदर थोड़ा सा और पढ़ना चाहें, क्योंकि हमारी बुक में दिया हुआ है, तो वो 3 लेयर की स्ट्रक्चर है, ठीक है। कौन कौन सा लेयर होता है? पहली लेयर को हम बोलते हैं परिगर्भाशय या पेरीमेट्रियम। भाई ये कैसा लेयर है? बाहरी लेयर है, ठीक है।
दूसरा लेयर जो होता है इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये कौन सा लेयर है? मध्य। ठीक है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? हिंदी में इसको मध्य भित्ति कहते हैं। तीसरा होता है हमारा एंडोमेट्रियम, और ये गर्भाशय की सबसे अंदर की परत है। ठीक है, क्या है? गर्भाशय जो है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। बाहर की लेयर अगर आप देखोगे, ये है बाहर की लेयर भाई, ये बाहर की लेयर है। बाहर की लेयर को हम बोलेंगे पेरीमेट्रियम, ये पहली लेयर है बाहर की। फिर हमारा आता है मायोमेट्रियम, यानी ये थोड़ा सा मोटा आपको लेयर दिख रहा है, ये वाला, ये है मायोमेट्रियम दूसरा। ये कैसा है? चिकना है और मोटा है। और सबसे अंदर की जो भित्ति है, यानी ये है हमारा क्या है? एंडोमेट्रियम। ये अंदर की जो लाइनिंग है ना, ये अंदर की लाइनिंग, ये है हमारी एंडोमेट्रियम, यानी तीसरा लेयर। क्लियर हो रहा है बात? क्लियर है? गर्भाशय 3 परतों से, स्तरों से बना होता है। पहला स्तर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बाहरी स्तर है। दूसरा जो स्तर है इसे मायोमेट्रियम कहते हैं, ये मध्य स्तर है, मोटी और चिकनी पेशियों का बना होता है। तीसरा होता है एंडोमेट्रियम, ये अंदर की भित्ति होती है। ठीक है, तो गर्भाशय के 3 स्तर हमें समझ में आ जाने चाहिए, आ गए होंगे, आई होप सो। ठीक है, ओके। फिर हमारा लास्ट वाला पार्ट आता है वेजाइना यानी योनि। हमने बोला था भैया गर्भाशय है, थैलीनुमा संरचना, एक पतली नली में खुलेगा जिसे हम ग्रीवा कहते हैं। इसको ऑल्सो गर्भाशय का मुख भी कहते हैं। ठीक है, ये जो ग्रीवा है एक और नली में खुलती है जिसे योनि यानी वेजाइना कहते हैं। ठीक है, और यहीं से रिप्रोडक्शन वाले टाइम, फर्टिलाइजेशन वाले टाइम सीमन एंटर करता है। ठीक है, क्लियर? तो ये हो गया हमारा द्वितीयक सहायक अंग पूरा अच्छे से। ठीक है, अब हमें लास्ट पढ़ना है स्तन ग्रंथि, फिर हमारा मादा जनन तंत्र क्लियर हो जाएगा। मैं आपसे अभी पूछ रही हूं, अभी तक अगर आपको प्रेम सागर गुप्ता मैडम आपकी 4 मिनट लेट आई हैं, क्यों आई हैं? क्योंकि वो कमर तक के पानी में दौड़ते हुए आ रही हैं। ठीक है, मेरी हालत आपको दिख रही होगी, अगर नहीं दिख पा रही है तो मैं आधी भीगी हुई हूँ। ठीक, मैं बीमार भी हो सकती हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ तो प्लीज पढ़िए। ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैम सोने जा रहा हूँ, मैम नींद आ रही है, जाना है भाई चुपचाप चले जाओ बिना लिखे। जो पढ़ रहे हैं उनको प्लीज डिस्टर्ब मत करो, क्योंकि इतना नहीं है कि मैं पूरा दिन पढ़ाते रह जाती हूँ। 40-50 मिनट की क्लास चलती है, इतने नखरे आप लोगों के झेलने पड़ते हैं, फिर कहते हो कि मैम पढ़ाई सही से नहीं हुई, मैम ये नहीं समझ में आया। 100 नौटंकियां, क्या है ये? ओके, अभी तक हमने जो भी चीजें पढ़ी है, अगर उसमें डाउट है, आपको चीजें नहीं क्लियर हुई हैं, तो प्लीज बताइए, एक बार क्विक रिवीजन में करा सकती हूँ, क्योंकि स्तन ग्रंथि पढ़ने के बाद आज का टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म हो जाएगा। कोई क्लियर हुआ है? जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट भाई फटाफट। ओके, प्रिया, सौरभ, निशा, क्लियर है? नो डाउट? ओके, तो अब हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ेंगे, जिससे थोड़े मोड़े क्वेश्चन पूछ लेते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड किसका लक्षण है अगर पूछा जाए तो आप कहोगे स्तनधारी जीवों का लक्षण होता है। ये मेमोरी ग्लैंड उनमें ही पाए जाएंगे जो स्तनधारी होंगे, यानी ऐसे जीव जो अपने बच्चों को दूध पिला सकते हैं। ठीक है, उनमें ही सिर्फ मेमोरी ग्लैंड पाई जाएगी। इसका स्ट्रक्चर हमें पढ़ना है, जितना एनसीईआरटी में या आपकी बुक में दिया हुआ है उतना ही पढ़ना है, उससे बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना। ठीक है, स्तन ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो स्तन ग्रंथियां जो होती हैं किसकी मिलकर के बनी होती है? ग्रंथिल ऊतक की, जिसमें होता है वसा।
तो स्तन ग्रंथियों का निर्माण वसा और ग्रंथिल ऊतक द्वारा होता है। ग्रंथिल ऊतक यानी ऐसे ऊतक जो किसी चीज का स्राव कर सकते हैं, स्राव करने वाले ऊतक, ठीक है। वसीय ग्रंथिल ऊतक की स्तन ग्रंथियां बनी होती हैं। अब ध्यान से देखो, जो स्तन होता है उसमें जो ग्रंथिल ऊतक है उसके अंदर 15 से 20 स्तन पालियां होती हैं, मैमरी लोब्स होते हैं। जो ग्रंथिल ऊतक है उसके अंदर घुस रहे हैं हम, उसके अंदर मैमरी लोब्स होते हैं कितने, 15 से 20। ये जो मैमरी लोब्स हैं इनके अंदर की जो कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं कूपिका, और इन्हीं कूपिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है। ध्यान से सुनो, स्तन ग्रंथियां बनी हुई हैं वसीय ग्रंथिल ऊतक की, ग्रंथिल ऊतक के अंदर घुस रहे हैं। ग्रंथिल ऊतक जो है उसके अंदर पाया जाता है मैमरी लोब्स या फिर स्तन पालियां, कितनी, 15 से 20। ये स्तन पालियां अंदर बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाएंगी जिसे हम कहते हैं कूपिका, कोशिकाओं का एक गुच्छा जिसे कूपिका कहेंगे, जिनके अंदर की कोशिकाओं में होता है दुग्ध स्राव करने की क्षमता। क्लियर हो रही है बात? अब ध्यान से देखो, ये जो कूपिकाएं हैं जिनकी कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है, ये कूपिकाएं स्तन नलिकाओं में खुलती हैं, ठीक है, स्तन की नलिकाओं में खुलती हैं। और ये जो पाली है, कौन सी पाली, ये स्तन पाली जो संख्या में 15 से 20 मैंने बताई थी, इसमें प्रत्येक पाली की अगर हम बात करें तो ये मिल करके बनाती है क्या चीज, मैमरी डक्ट, ठीक है। यही मैमरी डक्ट जो होंगे यहाँ पर दुग्ध स्टोर रहता है, ठीक है। बहुत सारी स्तन वाहिनियां जो होती हैं ये मिलकर स्तन तुम्बिका बनाती हैं, जो दुग्ध वाहिनी यानी लैक्टिफेरस डक्ट से जुड़ी होती है, और यहीं से दूध स्तन के बाहर निकलता है। ये है मैमरी ग्लैंड का ऑल ओवर स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, मैं साइड हट रही हूं, प्लीज स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो पीडीएफ तो मैं भेजी दूंगी। चुपचाप सुनो मैं क्या कह रही हूं। कह रहा है स्तन ग्रंथियां विभिन्न वसा और ग्रंथिल ऊतक की बनी होती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट जन। ये जो ग्रंथिल ऊतक है उसके अंदर पालियां पाई जाती हैं 15 से 20, ठीक। ये जो पालियां हैं, अब इसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा होता है जिसे हम कूपिका कहते हैं। इस कूपिका की कोशिकाओं में दुग्ध स्रावित होता है। क्लियर? अब ये जो कूपिकाएं हैं ये स्तन की नलिकाओं में खुलती हैं, ठीक है। प्रत्येक पाली की जो नलिकाएं हैं, यानी ये जो 15 से 20 पाली हैं उसमें से एक पाली की जो नलिकाएं हैं, ये नलिकाएं बनाती हैं स्तन वाहिनी। ये स्तन वाहिनियां जब बहुत सारी मिल जाती हैं तो बनाती हैं वृहद स्तन तुम्बिका, और ये दुग्ध वाहिनी से जुड़ करके दुग्ध को शरीर से बाहर निकालती हैं। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो ये था स्तन ग्रंथि यानी मैमरी ग्लैंड। ये है इसका स्ट्रक्चर, इसको एक बार घर पर प्लीज देख लेना, ठीक है। तो आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा है। ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसके दो भाग होते हैं, प्राथमिक द्वितीयक। प्राथमिक में हमने युग्मक बनाया है अंडाशय के अंदर, फिर हमने द्वितीयक अंग पढ़े हैं जिससे अंडाशय से जुड़ा है फैलोपियन ट्यूब, खुला है गर्भाशय में। गर्भाशय के 3 स्तर है, बाह्य, मध्य, आंतरिक, जिसके नाम हमने आपको लिखवा दिए हैं। गर्भाशय का मुंह क्या है, ग्रीवा है, और ग्रीवा के बाहर की ओपनिंग को हम वेजाइना बोलते हैं। ग्रीवा और वेजाइनल ओपनिंग दोनों मिल करके बर्थ कैनाल बनाती है, ठीक। फिर हमने आपको बताया कि स्तन ग्रंथियां भी हमें पढ़नी है द्वितीयक जनन अंग में ही, और इसके स्ट्रक्चर को भी हमने आपको क्लियर कर दिया। यानी अभी तक हमने मानव जनन तंत्र में पुरुष जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र कंफर्म क्लियर कर लिया है। यानी अब हम पढ़ेंगे युग्मक निर्माण की संरचना, जो कि कल की क्लास में है। अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, ठीक है। क्विज स्टार्ट करें, क्विज करें गाइस, फटाफट से क्विज की तरफ चले। जल्दी, कहां चले गए सभी लोग? फटाफट जल्दी, अगर प्रेजेंट हो तो प्लीज थम्स अप फटाफट से। क्या चल रहा है, बार बार बोलना पड़ रहा है।
जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। चलो सौरभ गोस्वामी ने बोला क्विज के लिए, जहरा फातिमा ने भी बोल दिया, ठीक है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा स्थित होती है। ग्रीवा कहां पर स्थित होती है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, प्लीज बताइए क्या होगा सही जवाब। जल्दी, क्या होगा सही जवाब? चलो फटाफट भाई, क्या होगा सही जवाब? ग्रीवा स्थित होती है। कहां स्थित होती है ग्रीवा? ग्रीवा स्थित होती है। ग्रीवा कहां स्थित होती है? याद करो, हमने बोला था ये है भाई गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय एक पतली नली में खुली हुई है और यहाँ के स्ट्रक्चर को बोलते हैं बाहर के योनि। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा ग्रीवा है। तो ग्रीवा किसके किसके मध्य है? तो हम कह सकते हैं यूटेरस और वेजाइना के मध्य के भाग को हम सर्विक्स यानी ग्रीवा कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन, थर्ड नहीं अंशु गुप्ता, थर्ड नहीं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैलोपियन नलिका का कौन सा भाग अंडाशय के निकटतम है? जल्दी बताओ। हमने फैलोपियन ट्यूब के 3 भाग पढ़े हैं। कितने भाग पढ़े हैं? 3 भाग। कौन कौन से 3 भाग हमने पढ़े हैं भाई? हमने पढ़ा है एम्पुला, हमने पढ़ा है इनफंडीबुलम, हमने पढ़ा है इस्थमस। अब मुझे बताओ कि कौन सा भाग गर्भाशय के निकट स्थित है? वेरी गुड गाइस, सेकेंड ऑप्शन इस्थमस, तनुयोजी। ये हमारा सही जवाब है, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस क्लास खत्म करते हैं और अब जाइए, जिसको सोना है आराम से सोइए। कल की क्लास में प्लीज टाइम से प्रेजेंट हो जाइएगा। अगर मैं पानी में नहीं फंसी तो बिल्कुल समय से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।